7 तू मेरी जान है। माही अपनी बुलेट बीच की तरफ मोड़ लेती है, पर इस बीच में उसे पता नहीं चलता है कि माहिर उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो बीच में पहुंच जाती है जहां कोई भी नहीं था, और अपनी बुलेट रोक के उतर जाती है। और वो जाके एक पहाड़ी पर बैठ जाती है जो बीच में ही थी, और समुद्र को देखते हुए उसे कुछ टाइम ही हुआ था, तो वो आसमान की तरफ देखते हुए ही पहाड़ी पर लेट जाती और आसमान की तरफ देख के बोलती, माँ देख रही हो ना आप, आज आपकी माही के पास वो सब है जिसके लिए आप मुझसे बोलती थी, देखो मैंने आपका सपना सच कर दिया, देखो ना माँ आज मेरे पास सबका प्यार है। और वो सब है जिसके लिए आप बोलती थी कोई भी मुझसे नफरत नहीं करता, वो बस्ती वाले, वो बच्चे और भाई, माँ पापा भाभी और मेरे दोस्त सब मुझे प्यार करते हैं, मेरा सच जान के भी। पर माँ बहुत दर्द हो रहा, आपकी बहुत याद आ रही है, वापस आ जाओ ना। मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं रूम में रहूंगी, किसी के सामने नहीं आऊंगी, बस एक बार वापस आ जाओ। देखो ना सबके होते हुए भी मुझे आप चाहिए। और काफी टाइम तक रोटी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, आपको पता माँ, मामू बोलते हैं कि उन्हें मेरे लिए ऐसा लड़का चाहिए जो खाना बना लेता हो, और फिर आज मेरी शादी की बात सुन के गुस्सा हो गए भाई, आज भी मुझे उन लोगों से बचाना चाहते जो मुझे अपना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, और वो लोग मुझे उन लोगों दे दे जिनके पास भाई मुझे भेजना नहीं चाहते हैं। जैसे आप मुझे सबसे छिपा के रखती थी, वैसे ही भाई मुझे छिपना चाहते सबसे, क्योंकि वो डरते हैं कि कोई मुझे उनसे छीन लेगा। हाँ माँ। फिर आंसू पोंछ के बोलती, माँ कब तक वो मुझे छिपा पाएंगे सब, एक ना एक दिन तो ये सच दुनिया के सामने आएगा ही, भले ही मुझे जानने वाले सच जानते हैं, पर इस दुनिया का क्या माँ। तभी उसे आवाज आती, तो तुम आज भी यहाँ आती हो। वो बिना ही उसकी तरफ देखे गले लगा लेती और रोते हुए बोलती, आप कहाँ चले गए थे बड़ी। वो इंसान उसे चुप कराते हुए बोलता, डॉल चुप हो जाओ, मैं आ गया हूँ ना, सॉरी सब मेरी गलती है जो मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। अब आंसू पोंछो, जानती हो ना मुझे नहीं पसंद कि तुम बिल्कुल भी रो। तो माही अपने आंसू पोंछ लेता है और उस इंसान की तरफ देखती जो 22 साल का लड़का था। माही बोलती, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझे बिना बताए ही क्यों चले गए। वो लड़का जिसका नाम आदित्य था वो बोलता, डॉल मेरी कुछ मजबूरी आ गई थी और इन मजबूरी के चलते मुझे जाना पड़ा, पर ऐसा नहीं था कि मैं आपको भूल गया, मैं आपको कभी नहीं भूला, और देखो मैं वापस आ गया हूँ सिर्फ आपके लिए। माही बोलती, यदि अब तो तुम मुझे छोड़ के जाओगे नहीं ना। आदित्य बोलता, नहीं कभी भी नहीं, और बोलता, ये लो। माही बोलती, इसमें क्या है। आदित्य बोलता, खाना में जानता हूँ तुम बहुत रोटी और रोते रोते तुम्हें भूख लग गई होगी ना, इसलिए मैं खाना ले आया, और हाँ ये मैंने अपने हाथ से बनाया है तुम्हारे पसंद का। माही मुस्कुरा देती है और टीपन खोल के खाने लगती है। उसे खाता देख वो मुस्कुरा देता है। ये सब देख के माहिर गुस्से से चला जाता है। थोड़ी देर में जब माही खा लेती है तो आदित्य उसका मुंह पोंछता है, और फिर माही बोलती, तो बताओ अदी अब तक तुम कहाँ थे। आदित्य बोलता, डॉल में कोरिया में था दादू के पास, तुम्हें तो पता है ना कि दादू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, और दादू की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनके इलाज के लिए उन्हें ले चला गया था। जब वो अब ठीक है तो हम वापस आ गए, और मुझे पता था तुम मुझे यहाँ जरूर मिलोगी, इसलिए मैं आ गया। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। माही अब ठीक, अब जाना मत दोबारा, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। ये सुन के आदित्य हंस देता है। आदित्य, चलो बहुत देर हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वरना भाई को चिंता हो जाएगी। माही, पर मैं तो बुलेट से आई हूँ। आदित्य बोलता, मैं भी बाइक से हूँ, चलो साथ तो चल ही सकते हैं, भले ही बाइक से अलग अलग चलेंगे पर साथ तो चल ही सकते तुम्हें छोड़ने। माही बोलती, हाँ, और तुम्हें मुझे कल अच्छा सा खाना बना के खिलाना याद रहे।
आदित्य बोलता जो हुक्म, और दोनों निकाल पड़ते हैं रावत विला की तरफ। थोड़ी देर में दोनों पहुंच जाते हैं। आदित्य अब जाओ अंदर, में काल मिलता हूँ तुम्हें, और हाँ जहाँ बुलाओ आ जाना, क्योंकि ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता हूँ। माही बोलती ओके बॉस। दोनों बॉय बोलते हैं एक दूसरे को। माही विला के अंदर चली जाती है और आदित्य अपने विला की तरफ। जब वो अंदर जाती तो देखती सम्राट और राघव दोनों हॉल में बैठे हैं। माही उनके पास जाके सर झुका के खड़ी हो जाती है। सम्राट तो आप आ गई माही। बो भाई, वो अभी वापस आ गया है ना, मैं तो उससे मिलने ही गई थी। राघव अच्छा जी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आदित्य तुमसे मिलने घर आया था। जब उसने भाभी को अकेले आते हुए देखा तो उसे पता चल गया था कि तुम कहाँ हो, इसलिए वो हमसे इजाजत लेके तुम्हारे पास गया था। माही ये सुन के मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती भाई माफ कर दो ना, अब से गलती नहीं होगी। सम्राट बोलता ये तुम्हारा हर बार का है, तो चलो इस बार अपनी सजा चुनो कि तुम्हें क्या चाहिए। राघव पहली सजा आपको काला के ऑफिस में काम करना पड़ेगा, और दूसरी सजा आपको बगीचे के 20 चाकर लगाने होंगे, वो भी सुबह 5 बजे। तीसरी सजा काल आपको आपकी भाभी के साथ जाके ग्रोसरी स्टोर के सारे हिसाब चेक करके मुझे बताने होंगे। तो बताओ क्या करोगी तुम। माही बोलती भाई ऐसे सजा कौन देता है, आप तो जानते हैं ना मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। सम्राट बोलता या तो तुम सजा लो या तो 1 महीने के लिए अपनी चॉकलेट पेस्ट्री केक भूल जाओ। माही तारा की तरफ देखती तो तारा बोलती मेरी तरफ मत देखो, मैं कोई भी मदद नहीं करने वाली। माही ठीक, में भाभी के साथ चली जाओगी, और जीएन बोल के अपने रूम में चली जाती है। तारा बोलती है अपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। राघव बोलता भाभी ये सब जरूरी, जब हम और भाई नहीं होते हैं तो उसके साइन चाहिए होते हैं काम में, जब तक आप हो तो कोई बात नहीं। कभी ऐसा हुआ कि हम किसी काम से बाहर चले गए तो उसे समझना होगा ही ना, तो उसे जानकारी रखना भी जरूरी हाँ ना। और आप चिंता मत करो, माना लेंगे उसे सुबह। फिर वो तीनों अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काल बगीचे में टहलते हुए किसी से बात कर रहा था, तो माहिर गुस्से से उसके पास जाता और बोलता काल। काल पलट के बोलता हाँ बोलो क्या हुआ, और वो कॉल काट देता है। माहिर मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। काल बोलता किस बारे में। माहिर बोलता मैं माही से शादी करूंगा, और मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि वो कौन है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरी है। काल ठीक, पर उसके लिए तुम्हें माही को बताना भी होगा ना, पहले उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो जैसे मैंने अपने प्यार को खो दिया, तुम भी उसे खो एक गलती के वजह से। मुझे अपने प्यार का एहसास जब हुआ जब वो मुझसे दूर चला गया। यही गलती तुम मत करना, जितना जल्दी हो उसे बताओ, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसे प्यार करते हो। माहिर बोलता काल एक बात पूछूं। काल बोलता हाँ पूछो ना। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम जिसे प्यार करते हो वो कौन, क्योंकि आज मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जो तुम्हारे पास की फोटो में मौजूद है। काल बोलता उदास के बोलता तुमने मेरा पर्स छुआ था। माहिर बोलता सॉरी वो जब एक दिन में तुम्हारे रूम में आया था तो तुम्हारा पर्स फ्लोर पर डाला था, और उसके बाहर एक फोटो थी जिसमें तुम और एक लड़का था, तो मैंने वो पिच उठा के देख ली थी और तुम्हारे पर्स में डाल दी थी। और आज मैंने उसी लड़के को माही के साथ देखा, और उसने माही को गले लगाया था, और तो उनकी बातें सुन के लग रहा था वो कई साल से माही को जनता, और उस लड़के ने तो ये भी बोला वो सिर्फ माही के लिए वापस आया है। काल बोलता फोटो निकाल के, क्या सच में वो यही लड़का है। माहिर फोटो देख के बोलता हाँ काल वो यही लड़का था। काल बोलता अब मैंने जब तुम्हें ढूंढ लिया है अब तुम सर दूर नहीं जा पाओगे, पहले तो मैं माही को माहिर के पास लाना चाहता था, पर अब माही तुम तक पहुंचने का जरिया बनेगी। तुम्हें मेरा होना ही होगा आदि। माहिर 1 मिनट, क्या तुम गे हो।
काल मुस्कुरा देता और बोलता, नहीं मैं स्ट्रेट हूँ पर मेरा प्यार गे है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्या बस मैं ये जनता हूँ मैं उसे प्यार करता हूँ और वो सिर्फ मेरा है। काल खुराना का, अब अदी तुम्हें सजा मिलेगी मुझे गे बना के तुम मुझसे दूर भाग गए। माहिर और माई गुड में एक गे लड़के का दोस्त हूँ, मुझे पता ही नहीं है CH8 तू मेरी जान है। काल बोलता, हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? माहिर बोलता, नहीं और गले लगा के अलग होता और हंसते हुए बोलता, चलो माँ को खुशखबरी देते हैं। दूसरी तरफ आदित्य राठौर विला पहुंच जाता है। अंदर जाके नौकर से बोलता, क्या दादाजी सो गए हैं, उन्होंने खाना खाया? नौकर बोलता, जो बॉस उन्होंने खाना लिया है और वो अपने रूम में सो गए हैं, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? आदित्य बोलता, नहीं मैं खा के आया हूँ काका, आप जाके आराम करो, और वो अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चला जाता है क्योंकि आदित्य का रूम विला के सबसे ऊपर था जिसके लिए उसने लिफ्ट लगवाई थी। ऐसा नहीं था कि उसका रूम नीचे नहीं था, पर वो आज उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जिस रूम में उसने अपनी पुरानी यादों को रखा था। जब भी उस इंसान की याद आती है थी तो वो उस रूम में चला जाता था। थोड़ी देर में वो रूम के बाहर था और वो रूम को खोल के रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम को देखता है जिसमें काल की बहुत सारी फोटो लगी थी जो चुपके से ली गई थी। वो एक फोटो को लेके बेड पर बैठ जाता है और फोटो पर हाथ फेर के बोलता, क्यों आप मुझे प्यार नहीं करते हो? आप जानते हो आप वो दूसरे इंसान को जिसे मैंने दिल से प्यार किया मानता हूँ माही मेरा पहला प्यार, पर वो सिर्फ दोस्त वाला है, पर आप तो मेरे प्यार हो, मेरे हस्बैंड हो, फिर अपने क्यों आप मुझे अपनाना नहीं चाहते? सिर्फ मैं लड़का हूँ इसलिए। फिर वो पुरानी बातें याद करने लगता है। 5 साल पहले आदित्य के दादाजी बीमार थे तो उसे उसके डेड के दोस्त जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, एक टाइम वो उसे मिलने आए थे जब उन्होंने दादाजी के बीमार होने के बारे में सुना था। तो दादाजी ने करण से बोला जो उसके डेड के दोस्त थे कि तुम आदित्य को अपने साथ अपने घर ले जाओ, क्योंकि दादाजी नहीं चाहते थे कि आदित्य की पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, इसलिए दादाजी ने आदित्य को करण और कीर्ति के साथ हॉस्पिटल से खुराना विला भेज दिया। कीर्ति ने आदित्य से बोला, आदित्य बेटा मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ तो तुम्हारी मासी माँ हूँ तो तुम मुझे माँ बोलोगे ना? आदित्य बोलता, ठीक मैं आपको माँ बोलूँगा। तो करण भी बोलते, तो मैं तुम्हारा डैड हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। आदित्य मुस्कुरा देता क्योंकि ये पहली बार था जो उसे माँ का प्यार मिल था। फिर करण बोला, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। थोड़ी देर बाद वो खुराना विला आ जाते हैं। ऐसे ही आदित्य वहाँ खुशी खुशी रहने लगता है और पढ़ाई करने लगता है। पर एक दिन दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो करण और कीर्ति दादाजी से मिलने जाते हैं। डॉक्टर बोलता, इनका ऑपरेशन करना होगा और इनके बचने के चांस कम है। इस बारे में करण और कीर्ति को डॉक्टर ने बताया। तो दादाजी डॉक्टर से बोलते, क्या मैं 5 मिनट बात कर सकता हूँ करण से? डॉक्टर बोलता, हाँ क्यों नहीं, और डॉक्टर वहां से चला जाता है। करण बोलता, हाँ बोलिए दादाजी। दादाजी बोलते, करण बेटा जैसा कि तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा है, तो मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा, बस मुझे चिंता है तो मेरे पोते आदित्य की। वो बहुत मासूम है और तुम तो जानते हो हर कोई मेरी दौलत पाना चाहता है। क्या तुम मेरे बेटे की शादी ऐसे इंसान से करा सकते हो जो मेरे पोते को दुनिया के हर बुरे इंसान से बचा सके? मैं मारने से पहले अपने पोते की शादी देखना चाहता हूँ। करण और राखी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो आदित्य के बारे में सोचते, फिर बोलते, दादाजी अगर आप अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं तो मेरे नज़रों में कोई इंसान नहीं जो आदित्य के लिए सही, पर अगर आप चाहो तो मैं अपने बेटे कार्तिक की शादी आदित्य से कर दूंगा। वैसे भी मैं आदित्य की सच्चाई जनता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं उसकी अच्छे से देखभाल भी कर पाऊंगा जिससे मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। दादाजी बोलते, ठीक, मुझे बस मेरे पोते की शादी देखनी और एक सुरक्षित इंसान चाहिए जो उसके साथ रहे।
फिर करण आदित्य और काल को हॉस्पिटल बुला लेता है और काल को फोर्स करके आदित्य के साथ शादी करा देता है और दादाजी को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है। काल पर आदित्य को देख के बहुत गुस्सा था और अपने माँ डैड से भी कि कोई अपने बेटे की शादी एक लड़के के साथ कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, दादाजी का ऑपरेशन भी सही से हो जाता है जिससे सभी खुश थे और अब सब घर आ जाते हैं। करण आदित्य को काल के साथ उसके विला भेज देता है। आदित्य जैसे ही काल के साथ अंदर विला में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नौकर नहीं था, पर आदित्य को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे अपना काम करने की आदत थी। काल गुस्से से आदित्य से बोलता, सुनो तुम जो भी, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता। मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मेरी जबरदस्ती शादी कराई से मुझसे दूर रहना समझे, और हाँ, किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे हस्बैंड हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे आसपास भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ना ही तुम मेरे रूम में आ सकते हो। ये सुन के आदित्य को बहुत बुरा लगता है, पर फिर वो कुछ बोलता नहीं है। काल बोलता बो रहा, तुम्हारा रूम, तुम उसमें रहोगे और हाँ, अब से तुम यहाँ का सारा काम करोगे। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ रहने का, तो अब तुम करोगे सारा काम यहाँ का। और वो अपने रूम में चला जाता है। आदित्य जाते हुए काल को देखता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य रूम से निकलता है क्योंकि उसके कॉलेज का टाइम होने वाला, तो वो किचन की तरफ बढ़ जाता है और किचन में जाके खाना बनाने लगता है। काल जो अपने रूम में जाके ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जब उसे खाने की अच्छी सी खुशबू अपने रूम में आती तो उसकी भूख बढ़ जाती है और वो तैयार हो नीचे आता है तो देखता है आदित्य खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था। काल आदित्य को देखता है जो उसे बहुत क्यूट लग रहा था किसी बन्नी की तरफ, पर काल बोलता, नहीं काल, तू उसके क्यूट चेहरे पर मत जा, भूल गया इसने तेरे डैड को मासूम चेहरे को दिखा के फंसाया और तुझसे शादी की दौलत के लिए अपने दादा जो जी का बीमारी का बहाना बना के। तो उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से पूछता, तुम इतने तैयार हो के क्यों खड़े हो? आदित्य बोलता, वो मुझे कॉलेज जाना है, मेरे टेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं चला गया तो आपको शायद भूख ना लग जाए, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बन दिया, तो आप खा लो, मैं चलता हूँ। काल आदित्य को देखता जो किसी मासूम बच्चे की तरह बोल रहा था। काल, तुमने खाया? आदित्य नामे सर हिला देता है। काल, चलो खा लो आदित्य, पर मैं। काल बोला, ना खाओ, तो आदित्य काल से बहुत दूर बैठ जाता है, अपना खाना लेके खाने लगता है। काल भी खाने की जब बाइट लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो खाने को जल्दी जल्दी खाने लगता। ये देख के आदित्य मुस्कुरा देता है और खाना फिनिश करके अपना बैग उठता है और बाहर ही तरफ बढ़ जाता है। काल उसे पीछे आता, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ से तुम्हें कोई रॉक्स नहीं मिलेगा, और आदित्य पर अपने तो बोला कि मैं आपसे दूर रहूं। काल बोलता, हाँ, पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, सो बैठो कार में। आदित्य कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद काल आदित्य को कॉलेज छोड़ के निकाल जाता है। आदित्य मुस्कुरा देता और बोलता, आप इतने भी बुरे नहीं हो, और वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन आदित्य काल का इंतजार कर रहा था, पर वो देख के शौक होता काल एक लड़की के साथ आया है। काल आदित्य से उसे मिलता और बोलता, ये रोमा है, मेरी दोस्त, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। आदित्य कुछ नहीं बोलता और हाँ कह के किचन की तरफ बढ़ जाता है। तभी रोमा काल से बोलती, काल, ये कौन है? काल बोलता, कोई नहीं, ये मेरे दोस्त का भाई और मेरे साथ रहता, जब वो वापस आ जाएगा तो चला जाएगा। ये सुन के आदित्य को बुरा लगता, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता और तीनों के लिए खाना बना के टेबल पर रख देता है और अपना खाना लेके रूम में चला जाता है। ये बोल के उसे पढ़ना है, ये उसने थोड़ी सी उदास वॉइस में बोला था
और वो रूम में जाके अपना रूम लॉक कर लेता है। काल ये समझ रहा था पर वो रोमा के सामने कुछ नहीं बोलता है। काल और रोमा दोनों खाना खाने लगते हैं। रोमा बोलती, वाओ ये कितना टेस्टी खाना बनता है, सच में बहुत टेस्टी है। काल बोलता, हाँ, पर वो अब भी आदित्य के रूम की तरफ देख रहा था। रोमा, काल तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काल बोलता, कहीं नहीं। दोनों अपना खाना खाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रोमा काल से बोलती, सच में काल वो लड़का कितना क्यूट है, मेरा तो उस पर दिल ही आ गया। काश वो बड़ा होता थोड़ा सा तो मैं उसे शादी कर लेती। इतना प्यारा पार्टनर कौन नहीं चाहेगा, और तो वो इतना टेस्टी खाना भी बनता। मैं तो कभी ना छोड़ूं ऐसे इंसान को। पर ये सुन के काल को बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके चीज को अपना कैसे बनना चाहता, और वो बोलता मन में कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरा है मेरा। और थोड़ी हॉर्स वॉइस से रोमा से बोलता, उस दूर रहना, वो पहले से ही किसी का है। रोमा बोलती है, काल तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे यार तुम मेरा, ये बोल के दिल तोड़ रहे। और बोलती है, एक मिनट, क्या तुम उसे प्यार करते हो? काल रोमा से हॉर्स वॉइस से बोलता, नहीं, वो सिर्फ एक बच्चा, और मैं कभी किसी बच्चे से प्यार नहीं कर सकता हूँ। पर जब वो देखता है कि आदित्य उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा है, और जब वो देखता है आदित्य ने सब सुन लिया है और उसके आंखों में आंसू है, तो आदित्य के पास जा पता उससे पहले ही आदित्य अपने रूम में भाग जाता है। ये सब रोमा देख लेती है और वो काल से बोलती, काल सच बोलो, मैं जब से यहाँ आई तुम उस लड़के को ही आसपास अपने देखना चाहते, और वो जब अपने रूम में था तो तुम खाने पर ध्यान ना दे उसके रूम के गेट को देख रहे थे, और अभी तुमने जब उसे देखा कि उसकी आंखों में आंसू है तुम्हारी बातें सुन के, तो तुम उसके पीछे गए। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? काल रोमा को देखता और बोलता, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों जब भी वो मेरे आसपास नहीं होता है तो मुझे क्यों बुरा लगता। मैं उसे हर पल अपने पास चाहता हूँ, और जब भी वो मेरे वजह से उदास होता है तो मुझे बहुत दर्द होता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों मैं एक बच्चे के लिए ऐसा फील करता। वो बहुत छोटा है, मुझे डर है कि मैं उसे चोट पहुंचा दूंगा। रोमा काल को गले लगा लेती है और चेहरे को पकड़ के माथे पर किस करती है, पर इस बीच आदित्य जो पानी लेने फिर से बाहर आया था वो ये सब देख लेता है और फिर से रूम की अंदर चला जाता है, और उसे गलत फहमी हो जाती है कि काल रोमा से प्यार करता है। और वो रूम में फुट फुट के रोने लगता है और बोलता, क्यों अपने मेरे ऐसा किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो आप मुझे प्यार नहीं कर सकते हो? और बोलता, ठीक, जब मैं जानता हूँ कि आप किसी और से प्यार करते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा जिससे आप अपने प्यार के साथ रह पाओ। और वो रोते हुए ही पैकिंग कर लेता है और रात के 12 बजे अपने दादाजी के विला चला जाता है, जो दादाजी ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लिया था। और जब दादाजी उसे ऐसी हालत में देखते हैं तो घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ आदि? तो आदित्य अपने दादाजी को गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है और बोलता, दादाजी वो मुझे प्यार नहीं करता है, वो किसी और से प्यार करता। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्लीज दादा, मुझे अभी यहाँ से दूर जाना जिससे वो मेरे पास भी ना आ पाए। दादाजी आदित्य को ऐसे देख के काल पर बहुत गुस्सा आता है और वो आदित्य से बोलते, ठीक है अदी, हम अभी यहाँ से जाएंगे। और वो बोलते, मुंह हाथ धो लो, मैं जेट तैयार करवाता हूँ, हम अभी निकलेंगे। आदित्य के रूम में जाने के बाद दादाजी करण को फोन करते और गुस्से से बोलते, करण तुम्हारे बेटे ने मेरे पोते के साथ ये ठीक नहीं किया, मैं उसे इतने आसानी से छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे पोते को कैसे धोखा दे सकता? मैंने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी, पर देखो तुम उसमें फेल हो गए। अगर वो तुम्हारा बेटा नहीं होता तो वो आज जिंदा नहीं होता। मैं जानता हूँ मेरा पोता तुम्हारे बेटे से प्यार करता, तो मैं उसे छोड़ रहा। उसे बोल देना कि अब से उसका मेरे पोते से कोई नाता नहीं, मैं ले जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे पोते के ऊपर आंख उठा के भी देखा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और करण की बिना बात सुने ही वो कॉल काट देते हैं।